Okay, so today we are starting a new chapter, chapter number 4, dispersion. अब मुझे बताओ, स्टैटिस्टिक्स को भूल जाओ, स्टैटिस्टिक्स को भूल जाओ भी, तुम मुझे बताओ इंग्लिश में डिस्पर्जन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन? स्प्रेडेबल। स्प्रेडेबल, वेरी गुड। डिस्पर्स हो जाना मतलब फैल जाना, स्प्रेड हो जाना। ओके, तो डिस्पर्जन में भी हम क्या करने वाले हैं, सुनो। मान लो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, हमें ऑब्जर्वेशन दिया है 2 3 4 5 6 7 8, है ना? अगर हम इसका मीन निकालेंगे फॉर एग्जांपल, तो मान लेते कि हमारा मीन आएगा 5। फॉर एग्जांपल अपना मीन है 5। ओके, तो हमारा जो मीन 5 है, जितने भी ऑब्जर्वेशन है 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन हमारे एवरेज से कितने ज्यादा स्कैटर्ड है? भाई 5 से 2 सबसे ज्यादा दूर है, 3 थोड़ा पास में है, 4 और थोड़ा पास में है, 5 तो इधर ही है। ओके, 6 थोड़ा और पास, 6 और 4 एक जैसे ही है, 7 थोड़ा और दूर है, 8 थोड़ा और दूर है। ओके, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। तो ये चैप्टर में क्या देखने वाले हैं? ये चैप्टर में हम चेक करने वाले हैं, ये चैप्टर में हम चेक करने वाले हैं कि हमारे जो ऑब्जर्वेशंस है वो कितने स्कैटर्ड है फ्रॉम देयर एवरेज। ओके, मीन से कितने स्कैटर्ड है, मीडियन से कितने स्कैटर्ड है, अगर हमें वो ढूंढना है तो हम क्या करेंगे? डिस्पर्जन का यूज करेंगे। ओके, और क्या चीज अच्छी है? ऑब्जर्वेशन ज्यादा स्कैटर्ड हो वो अच्छी बात है या कम स्कैटर्ड हो वो अच्छी बात है? बोलो, क्या चीज ज्यादा बेटर है? ऑब्जर्वेशन शुड बी मोर स्कैटर्ड और लेस स्कैटर्ड? मोर। नहीं, लेस स्कैटर्ड। ऑब्जर्वेशन लेस स्कैटर्ड होने चाहिए, ज्यादा फैले हुए नहीं होने चाहिए। हमारा मीन अगर 5 है तो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन अगर हमारे एवरेज की बिल्कुल आसपास में ही होंगे, ओके, वो उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एवरेज है वो बेटर है, ज्यादा अच्छा है। क्यों? मान लो मैं क्लास का एग्जाम लू, 10 मार्क्स की एग्जाम लू, 10 मार्क्स की एग्जाम लेता तो एवरेज कितना बैठेगा? बोलो, 0 से लेके 10 मार्क्स, 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। तो 0 से लेके 10 का एडिशन करो, कितना होगा? बोलो, 0 to 10 का एडिशन करो, एडिशन 55 होगा। ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन है? 11 ऑब्जर्वेशन है, 0 से लेके 10 तक, तो अपना एवरेज क्या आएगा? 5 आएगा। 5। तो अगर क्लास में सभी स्टूडेंट के मार्क्स 5 के आसपास ही हुए तो अच्छा है ना? किसी के 4 है, किसी के 5 है या किसी के 6 है, ओके, तो आपने बोल सकते हैं कि एवरेज 5 है। लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं है, उसमें एक आधा स्टूडेंट के 0 मार्क्स भी है, किसी के 10 आउट ऑफ 10 भी है, तो तब अगर हम एवरेज 5 लिखेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ कि हर स्टूडेंट के अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स है, तो 0 वाले के भी 5 मार्क्स हो गए, है ना? तो इसलिए तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या बेटर है? बेटर ये है कि हमारा जो भी मीन आए, हमारा जो भी एवरेज आए, सारे ऑब्जर्वेशन हमारे एवरेज के आसपास में ही होने चाहिए, एवरेज से ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए। ओके, मतलब डिस्पर्जन जितना कम आएगा, वो ऑब्जर्वेशन जो है, वो डेटा जो है उतना ज्यादा रिलायबल है, उतना ज्यादा बेटर है। और डिस्पर्जन का आंसर जितना बड़ा आएगा, ओके, डिस्पर्जन जितना ज्यादा आएगा, जो वो डेटा है वो उतना लेस रिलायबल है। ओके, तो कौन सा डेटा ज्यादा बेटर होगा? जिसका डिस्पर्जन कम आएगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। यस सर। अब हम ये चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसे हमने आगे वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखा। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए हमने मीन देखा, उसके अंदर भी 4 देखे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन। उसके बाद हमें पोजिशनल एवरेज देखा, उसके अंदर भी हमने 4 देखे, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। उसके बाद हमने मोड देखा। ओके, तो ये सब थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब उसी तरह से मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इसके अंदर भी 4 मेजर्स है, वो अपने एक एक करके देखेंगे। ओके, वन बाय वन वी विल सी ऑल द 4 मेजर्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन से। तो चलो सब लोग मेरे साथ साथ लिखते जाना, फिर मैं समझाता हूँ। डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन, वेरी फर्स्ट, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन।
मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन लिखेंगे, इसका ऐसे डेफिनेशन जहाँ ये लिखते हैं। लिखो, a measure which shows how far the observations of the data are scattered from the measure of average, from the measure of average is called dispersion. is called dispersion. अब देखो यहाँ पे क्या है डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन एक मेजर है जो क्या बताता है, तो which shows how far the observations of the data are scattered. Scattered मतलब फैले हुए from the measure of average. अभी हमने देखा था ना एग्जांपल, हमारा मीन 5 था, एस बार 5 था, तो ऑब्जर्वेशन उसे कितने ज्यादा स्कैटर्ड है, 2 बहुत दूर था, 3 थोड़ा पास में था, 4 और पास में था, ओके 6 भी पास में था, फिर 7 थोड़ा दूर था, 8 और दूर था। तो how far all the observations are scattered from their average is called dispersion. ओके, ये स्कैटरिंग जितना ज्यादा होगा डिस्पर्जन का आंसर भी उतना बड़ा आएगा और वो डेटा लेस रिलायबल होगा। ओके, ये जितना कम स्कैटर्ड होगा, जितने ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के आसपास में होंगे, डिस्पर्जन की वैल्यू उतनी कम आएगी और वो डेटा जो है वो बेटर होगा, इट विल बी मोर रिलायबल। ओके, तो a measure which shows how far the observations of the data are scattered, मतलब spreaded from the measure of average is called dispersion. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Now, second important theory, desirable characteristics of measure of dispersion. Desirable characteristics of measures of dispersion. हम इस चैप्टर में चार डिस्पर्जन के मेजर पढ़ेंगे अलग अलग, अभी मैं नाम लिखूंगा, थोड़ी देर के बाद वो टॉपिक पे जाएंगे हम। तो वो जो 4 मेजर हम पढ़ेंगे उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल स्टूडेंट। भाई स्टूडेंट अगर आइडियल है तो वो कैसा होना चाहिए, you should be regular in homework, you should regular be in class, okay, you should get good marks every time, you should have consistent good marks, एक बार अच्छे आए बाद में खराब आए ऐसा नहीं, you should have regular attendance, you should respect the teachers, ये सब एक आइडियल स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक है। वैसे आइडियल टीचर की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी, है ना, कि he should be teaching in such a way that all the students should understand, he should be teaching in a simple language, बराबर है, he should give many examples to the students so that they can easily understand, okay, the teacher should be cooperative and lenient with the students, the teacher should understand the students, ऐसी सब कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। पर क्या जरूरी है कि सबकी सब कैरेक्टरिस्टिक हर टीचर में या हर स्टूडेंट में होगी, ऐसा जरूरी है? No. नो। तो अभी अपने कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे भी ऐसा होना चाहिए, पर जो हम 4 मेजर पढ़ेंगे जरूरी नहीं कि चारों 4 में वो सबकी सब कैरेक्टरिस्टिक होगी, किसी में पहली होगी, किसी में दूसरी होगी, किसी में तीसरी होगी, ओके, लेकिन वो चारों में से एक मेजर जो है वो सबसे बेस्ट होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगा, जो अपने पढ़ेंगे अभी लिखेंगे, ओके, जिसमें इनमें से मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक कवर हो रही होगी, सबकी सब तो उसमें भी नहीं होगी, ओके, नोबडी इज परफेक्ट अपने बोलते हैं ना, ओके, पर जितनी भी हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे उसमें से मैक्सिमम उसमें कवर हो रही होगी, ओके। तो देखते हैं, वेरी फर्स्ट पहले लिख दो, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स
the following are some desirable characteristics of measures of dispersion. Very first, सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट्स डेफिनेशन। टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट मत दिखना, आपने उसको थोड़ा इजी बना के लिख रहे। इट्स डेफिनेशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। Now, what do you mean by the word unambiguous? Ambiguous का मतलब होता है confusing. Ambiguous का मतलब क्या होता है? Confusing. यहाँ पे unambiguous लिखा है, मतलब not confusing. Okay? मतलब जो भी हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे चारों चार, वो चारों की डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब यहाँ पर है उसकी फॉर्मूला। डेफिनेशन का मतलब यहाँ पे उसकी फॉर्मूला, ओके, जिससे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला बहुत क्लियर होनी चाहिए और बिना कंफ्यूजन वाली होनी चाहिए। ओके, तो द डेफिनेशन शुड बी वेरी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, मतलब विदाउट एनी कंफ्यूजन। सेकंड, it should be easy to understand and compute. compute का मतलब होता है कैलकुलेट। उसकी डेफिनेशन है, उसकी फॉर्मूला ऐसी होनी चाहिए जो हम इजीली याद रख सके, अंडरस्टैंड कर सके और कैलकुलेशन भी उसका इजी रहे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होगी तो कैलकुलेशन भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और मिस्टेक्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। ओके, डेफिनेशन या फॉर्मूला जो है उसकी एकदम सिंपल टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए और कैलकुलेशन भी उसका इजी होना चाहिए। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अब ये वाला टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 3 के साथ। हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, मीन पढ़ा, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, है ना, एंड मोड। तो मुझे बताओ इन सब मेजर में से ऐसा कौन सा मेजर है जिसमें सारे ऑब्जर्वेशन कंसीडर होते हैं? इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब उसकी फॉर्मूला ऐसी होनी चाहिए कि फॉर्मूला के अंदर सारे ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन में आ जाए। कोई भी ऑब्जर्वेशन इग्नोर नहीं होना चाहिए कि हमने उसको लिया ही नहीं। तो बताओ, हमने जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, मीन, चलो मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, बहुत इजी तुम्हारे लिए, मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों में से ऐसा कौन सा मेजर है जिसमें हर एक ऑब्जर्वेशन को हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं? Mean. ओनली मीन। वेरी गुड। मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने प्लस किया, सारे ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन में आए। पर क्या मीडियन में ऐसा हुआ? No. मीडियन में तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके खाली बीच वाले ऑब्जर्वेशन को ले लिया, भाई वो हमारा मीडियन, बाकी का क्या, कुछ नहीं। मोड, मोड में हमने क्या देखा, भाई कौन सा ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम रिपीट हो रहा है, वो हमारा मोड, बाकी का क्या। ओके, तो मीडियन एंड मोड डज नॉट consider all the observations. Okay, median and mode are not based on all the observation, only mean is based on all the observation. Okay, तो हमारा जो मेजर होना चाहिए डिस्पर्जन का, वो भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट, it should be suitable for further mathematical calculation, mathematical and statistical calculation। मतलब
इसकी जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये फॉर्मूला का यूज आगे फर्दर हायर स्टडीज में दूसरे कैलकुलेशन में भी यूज हो सके, उस तरह का होना चाहिए। ओके, इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। और एक लास्ट, टेक्स्ट बुक में तो 6 दिए, अपने को 5 ही लिखने के। ओके, it should not be affected by very small or very large observation. Okay, it should not be affected by very small or very large observation. अब देखो, मैंने बोला ना, हर मेजर में हर एक कैरेक्टरिस्टिक को ऐसा जरूरी नहीं है। मीन की अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जो मीडियन और मोड में नहीं होता है। ओके, लेकिन ये जो लास्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिखी है, ये मीडियन और मोड में होती है। कल हमने डिस्कस किया था ना, 1 2 3 4 5, इसका मैं मीन निकालूंगा तो 3 आएगा, मीडियन भी चलो 3 आ रहा है। ओके, पर अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन अचानक से एकदम हाई कर दूं, वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज, मैं एक ऑब्जर्वेशन को अचानक से हाई कर दूं, 5000 कर दूं, तो क्या मीन अभी भी 3 रहेगा? बोलो, मीन अभी भी 3 रहेगा? Yes. No. No. No, sir. Okay, No, मीन sir. 3 नहीं रहेगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 करो, तो अभी थोड़ी मीन 3 आएगा। ओके, करके देखो कितना हो जाता है मीन, करो 5000 प्लस 4 5 6 7 8 9 10, 5010 डिवाइडेड बाय 5, मीन कितना हो गया? 1002 हो गया, 1002. 1002 हो गया, है ना? कितना चेंज हो गया? पर क्या मीडियन में चेंज होगा? No. नो। No, sir. मीडियन तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो बीच वाला ऑब्जर्वेशन है उसी को लेना है। तो 5 की जगह 50 भले हो जाए, 500 भले हो जाए, 5000 भले हो जाए, 50000 भले हो जाए, 5 लाख भले हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? वो तो 3 ही रहेगा। तो मीडियन एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है जो ये एक ऐसा मेजर है जो इस कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करता है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज ऑब्जर्वेशन। ओके, चलो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, फिर हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन शुरू करते हैं। कर दो राम। Yes, sir. आप लिखते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। measures of dispersion। सबसे पहला मेजर ऑफ डिस्पर्शन है रेंज, सेकंड है मीन डेविएशन, थर्ड है क्वार्टाइल डेविएशन और फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, टोटल 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। पेज नंबर कौन सा था? 200 124. अच्छा 124। ओके, ये 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमें पढ़ते हैं 1 बाय 1, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। हर एक की एक एक्सरसाइज है, रेंज,
मीन डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा है तो अपने देखेंगे लास्ट में। वो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ओके, इसके अंदर मैक्सिमम सारी कैरेक्टरिस्टिक कवर हो जाती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? इट्स डेफिनेशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। सेकंड, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट, इसका कैलकुलेशन भी इजी है। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? लिखिए कि नहीं लिखिए तुम लोगों ने? It should be based on all observation. हाँ, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। तो इसकी फॉर्मूला ही ऐसी है, इसके अंदर हमें हर एक ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेशन में लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, suitable for further statistics. मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन। तुम देखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज अपने इधर तो करेंगे ही, पर आगे दूसरे चैप्टर में भी इसका यूज होगा या दूसरे टॉपिक में भी इसका यूज होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। और 12th में भी अपने यूज करेंगे। 12th में के अंदर भी कुछ चैप्टर्स के अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, वो हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ये फॉर्मूला ऐसी है जो फर्दर कैलकुलेशन में भी काम में आती है। एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज ऑब्जर्वेशन। एक लास्ट वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, ये वेरी लार्ज या वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट होता है। ओके, तो जो लास्ट वाली कैरेक्टरिस्टिक है वो ये सेटिस्फाई नहीं करता है, और बाकी की चारों चार कैरेक्टरिस्टिक को ये सेटिस्फाई करता है। सो दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, वो अपने बाद में देखेंगे। अब ये चारों को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुमको पता होनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हो, तो ये तुमको पता होना चाहिए। एक तो क्या पता होना चाहिए? टाइप ऑफ डेटा, रॉ डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटीन्यूअस डेटा। ये तो सबको पता चल गया ना? Yes, Yes. sir. डिस्क्रीट डेटा सामने हमें अगर डेटा दिया है तो वो रॉ है, डिस्क्रीट है, कंटीन्यूअस है, पहचानने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा ना आपको? ओके, तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर। स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हर जगह काम में आएगा तुमको, 11th में भी और 12th में भी। टाइप ऑफ डेटा में जैसे होता है रॉ, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, ओके, वैसे इधर भी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर? तो एब्सोल्यूट मेजर का मतलब द मेजर्स व्हिच हैव यूनिट्स। ऐसे मेजर जिसके यूनिट होते हैं उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट मेजर। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन सेंटीमीटर में होगा तो हमारा एक्स बार भी किस में आएगा? एक्स बार का आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। मीडियन का भी आंसर सेंटीमीटर में आएगा। मोड का भी आंसर सेंटीमीटर में आएगा। क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, ये सबका आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन केजी में है तो इन सबका आंसर केजी में आएगा। ओके, तो ये सारे के सारे कैसे मेजर है? एब्सोल्यूट मेजर। तो एब्सोल्यूट मेजर किसको बोलते हैं? जिनका यूनिट होता है। ओके, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन सेंटीमीटर में है तो अपना मीन का जो भी आंसर आया 5, 3, 2.7 जो भी आया अपने पीछे सेंटीमीटर लगा देते हैं। तो ये सबके सब मेजर कैसे है? एब्सोल्यूट मेजर है। कभी 1 मार्क में एमसीक्यू में आ जाए, स्टेट द टाइप ऑफ मेजर, मीन इज एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, तो क्या आएगा? एब्सोल्यूट मेजर। और रिलेटिव मेजर किसको बोलते हैं? तो ऐसे मेजर जिनका कोई यूनिट नहीं होता, द मेजर्स व्हिच डू नॉट हैव एनी यूनिट। और ऐसे कौन से मेजर होते हैं? तो रिलेटिव मेजर वो होते हैं जो रेशियो से बनते हैं। तुमने साइंस से पढ़ा होगा कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, पढ़ा है ना साइंस में? Yes, sir. यस सर। बताओ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन का क्या यूनिट होता था? कोई यूनिट होता था उसका? नहीं होता था, कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, क्योंकि वो दो रेशियो से बनता है। अगर कोई भी चीज दो रेशियो से बनेगी, ओके, तो उसका यूनिट नहीं होगा। और इसके लिए याद रखना, जितने भी कोएफिशिएंट होंगे ना, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चारों के चारों एब्सोल्यूट है। और ये चारों का कोएफिशिएंट भी ढूंढेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब तुम कोएफिशिएंट की फॉर्मूला पढ़ोगे तब तुमको खुद को ही पता चलेगा। फॉर्मूला में रेशियो आता है। ओके, तो रेशियो वाले जो भी फॉर्मूला होगी उसका कभी भी यूनिट नहीं होता। यानी वो कौन से मेजर है? रिलेटिव मेजर। अंडरस्टूड?
तो सिंपल भाषा में Yes, sir. वो मेजर जिनका यूनिट होता है और रिलेटिव मेजर यानी वो मेजर जिनका यूनिट नहीं होता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब दोनों की डेफिनेशन लिख देते हैं। 12th के अंदर भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जिसमें हमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर में डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, तो चलो एब्सोल्यूट मेजर लिखते हैं पहले हम। एब्सोल्यूट मेजर उसके अंदर लिखो a measure which is expressed in the same unit in which the observations are expressed, is called absolute measure. Okay, देखो वो लिखा है ना, a measure which is expressed in the same unit in which observations are expressed. जो यूनिट ऑब्जर्वेशन का होगा उसी यूनिट में हम अगर हमारे मेजर को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो होते हैं एब्सोल्यूट मेजर्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, और सेकंड रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर अब किसको बोलेंगे? रिलेटिव मेजर विच इज फ्री फ्रॉम यूनिट, यूनिटलेस, जिसमें का कोई यूनिट होता ही नहीं है। ओके, तो लिखो इसके अंदर ए मेजर विच is free from the units of measurement is called relative measure. Understood? Yes, sir. चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो अब हम चलते हैं सबसे पहले मेजर पे, रेंज पे। वेरी फर्स्ट मेजर इज रेंज, कैपिटल आर। अब रेंज किसको बोलेंगे? तो द डिफरेंस बिटवीन, नाम से पता चलता है रेंज। रेंज मतलब मैं ऐसा बोलूं कि भाई अपने एक पोजीशन पे खड़े हैं और एक दूसरा स्टूडेंट है, अपना फ्रेंड है, वो सामने थोड़ा दूर हमसे खड़ा है, तो दोनों के बीच की रेंज क्या होगी? तो रेंज का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट का जो डिफरेंस है उसको रेंज बोलते हैं। ओके, तो देखो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट and the lowest observation is called range. हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का जो डिफरेंस है उसको रेंज बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाय आर। रेंज को हम आर से डिनोट करेंगे और आर की फॉर्मूला XH minus XL, where XH का मतलब क्या हुआ? H का मतलब हाईएस्ट, XH का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन।
और XL का मतलब क्या हुआ? Lowest observation. ओके, और अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, उसका कोई सिंबल नहीं होता, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की फॉर्मूला XH माइनस XL अपॉन XH प्लस XL। तो देखो रेशियो आ गया। मान लो हमारा ऑब्जर्वेशन सेंटीमीटर में है, तो XH माइनस XL का आंसर सेंटीमीटर में आएगा, और XH प्लस XL का आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर ऊपर नीचे कट, बराबर है। इसके लिए कोएफिशिएंट हमेशा कैसा मेजर होगा? कैसा मेजर होगा? रिलेटिव। रिलेटिव। और ये जो रेंज है, ये XH माइनस XL का आंसर तो भले सेंटीमीटर में है, पर इसके अपॉन में कुछ है नहीं है, तो इसका आंसर सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो रेंज इज ए एब्सोल्यूट मेजर, बट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज अ रिलेटिव मेजर। Range is absolute measure and coefficient of range is relative measure. Any doubt? No, sir. चलो अब हम इसके सम्स करते हैं, दोनों फॉर्मूला के ऊपर ही बेस्ड है। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, टाइम ओवर होने को आया है, तो वापस ज्वाइन होना उसके बाद करते हैं। लेस देन 1 मिनट है, तब तक सब लोग लिख लो। चलो अब फॉर्मूलाज के बेस्ड के सम्स देखते हैं हम। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रेंज के ऊपर ही है। चलो एक्सरसाइज 4.1 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। टेक्स्ट बुक ओपन रखो, बताओ सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है? XL क्या है? लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 145. 145 और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 185. 185। चलो तो लगा देते फॉर्मूला, रेंज XH माइनस XL 185 माइनस 145 कितना आएगा? 40। यस और नो? Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन में हमें डेटा सेंटीमीटर में दिया है, तो 40 सेंटीमीटर लिखना मत भूलना। एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की फॉर्मूला XH माइनस XL अपॉन XH प्लस XL, यानी 185 माइनस 145 अपॉन 185 प्लस 145। ऊपर आएगा 40 और नीचे कितना आएगा? 185 प्लस 145 330। करो डिवाइड, कितना आएगा? 0.12. 0.12 बराबर है। यस। और इसके पीछे सेंटीमीटर मत लगा, बिकॉज इट इज अ रिलेटिव मेजर, यूनिटलेस। ओके। सेकंड, अब डिस्क्रीट डेटा में कैसे करने का? तो वैसे ही करने का, हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन ही लेना है। चलो ऑब्जर्वेशन मतलब पहला कॉलम, जो पहला कॉलम है पूरा, फर्स्ट वाली जो रो है पूरी, वो ऑब्जर्वेशन होती है। रेंज की फॉर्मूला में कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी आती है कहीं पे फ्रीक्वेंसी? No. तो फ्रीक्वेंसी को देखने का भी नहीं। जो पहली रो होती है ओके वो ऑब्जर्वेशन होता है, और जो दूसरी रो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, तो चलो बताओ XH कितना होगा? 37. और XL कितना होगा? 2। 2. करोगे ये फॉर्मूला लगा दोगे वापस?
यस सर कर लेंगे। Yes, sir. अब थर्ड के अंदर बताओ एक्स एच क्या होगा और एक्स एल क्या होगा। अब ये कंटिन्यूअस डेटा है क्लास, तो कुछ नहीं, एक्स एच होगा सबसे लास्ट वाले क्लास की अपर लिमिट। एक्स एच क्या होगा सबसे लास्ट वाले क्लास की अपर लिमिट। सबसे लास्ट वाला 80. क्लास 70 to 80 है, उसकी भी अपर लिमिट मतलब 80। 80 और एक्स एल क्या and होगा 20. सबसे पहली क्लास की 20. लोअर लिमिट यानी 20। कर दोगे अपने आप। यस सर। Yes, sir. और सम नंबर 4, अब 4 के अंदर एक्सेल देखो समझा ना। सम नंबर 4, अब 4 के अंदर देखो इंक्लूसिव टाइप की क्लास है, इंक्लूसिव टाइप की क्लास है, तो क्या करोगे बोलो। 5 to 9 है, 10 to 14 है, 15 to 19 है, क्या करोगे बोलो। कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लो, बस ऐसा ही करना है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितना है 34 और लोएस्ट कितना है 5। 5. कर दोगे अपने आप। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अपना पहला टॉपिक रेंज ओवर सबसे इजी है, सबसे छोटा सा, और ऐसे सम पूछते नहीं है कभी भी। ओके, और फिर भी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गई। ये मैंने सम सॉल्व नहीं करे, सम तुमको अपने आप सॉल्व करने हैं, अभी कर लो तो भी हो जाएंगे। नया टॉपिक मैं अभी शुरू नहीं करूंगा, क्वार्टर डेविएशन हम अभी नहीं करेंगे, वो बड़ा टॉपिक है, बड़े बड़े सम्स है उसमें। ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। No, sir. सर ये एक्सआई कैसे लाया थर्ड नंबर में। क्या बेटा एक्स आई एल 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 एक्स। पहली क्लास की लोअर लिमिट लेने की, सबसे पहली क्लास की लोअर लिमिट। पहली क्लास क्या है 20 to 40 है ना, तो लोअर लिमिट क्या है 20। ओके, और हाईएस्ट एक्सेस कैसे आएगा सबसे आखिरी वाली क्लास की अपर लिमिट। ओके सर हाँ बोलो। सर कल के एग्जाम में ग्रामर नहीं आएगा ना। कल के एग्जाम में ग्रामर नहीं आएगा, क्योंकि ग्रामर तो कुछ चला ही नहीं है तुम्हारा, न्यूमेरिकल समय कुछ चला है। नहीं सर। No, sir. हाँ, Sir. वो सारी टेक्सचुअल है, टेक्स्ट पार्ट ही आएगा कल के एग्जाम में। ओके सर हाँ बोलो। सर वो स्टेट का पेपर कब आएगा। किसका का स्टेट स्टेट्स का ना, एक काम कर ना, वो तेरा नंबर का बहुत पीछे चला गया है, नहीं दिख रहा है, मैं तुझे बोलना भूल गया, मुझे एक बार वापस व्हाट्सएप कर देना आज, मैं आज शाम तक चेक करके तेरे को 6 बजे तक भेज दूंगा। ठीक है ओके सर। हाँ चलो, बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। Bye, sir. Bye, sir. अच्छा, देयर विल बी